अर्न किए हुए रेवेन्यू या इनकम्स होंगे, ठीक है, अर्निंग होगी जो भी, बिल्डिंग ऑन होगा उस पे, और आइडेंटिफाइड विद एन एग्रीकल्चरल लैंड एंड कमर्शियल प्रोड्यूस from a horticulture land. Okay, agricultural income is defined under section 21A. तो ये of the income tax act 1961 के section 21A में ये डिफाइन किया गया है। इसका मतलब है इसमें ए बी सी डी हेडिक्स दी गई है। इनका मतलब है एम है कि एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। कोई भी रेंट या रेवेन्यू जो कि ड्राइव किया जाता है ऐसे लैंड से जो कि कहाँ है, सिचुएटेड इंडिया में, ओके, और यूज किया जाता है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। बी इसमें दे रखा है एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच land by agricultural operation including processing of agricultural produce so as to render it fit for the market or sale of such produce। ऐसा कोई भी इनकम जो ड्राइव किया जाता है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से जो कि क्या हो सके, मार्केट में सेल हो सके, ठीक है। सी में इसमें दे रखा है एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस। ओके, फार्म हाउस की बात की गई है इसमें, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस स्पेसिफाइड इन दिस रिगार्ड इन सेक्शन 21A। जो कि किसके रिगार्ड में हो, सेक्शन 21A के। ऐसी कोई भी इनकम एट्रीब्यूटेबल हो जो कि कहाँ से, फार्म हाउस सब्जेक्ट से हो, ठीक है, और जो कि सेक्शन 21A जो है जिसको स्पेसिफाई करता हो। डी में बोला गया कि एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम स्लिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी। जो कि सीडलिंग्स होती है, ग्रोन की जाती है किसमें, नर्सरी में, शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम। यहाँ पे किसके अंतर्गत आएगी, एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर पे आएगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ है कि द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे इनकम डायरेक्ट फ्रॉम सेल ऑफ रिप्लांटेड ट्रीज, ट्रीज को रिप्लांट करने पर जो सेल जो भी है, ठीक है, वो क्या होगी, वो इनकम ड्राइव्ड होगी जो भी, उस वो क्या आएगी, एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर आएगी। दूसरा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, सेल ऑफ सीड्स से जो इनकम होगी वो भी इसी के अंदर आएगी। रेंट रिसीव्ड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, जो भी रेंट रिसीव किया जाएगा एग्रीकल्चरल लैंड से वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर एंड क्रीपर्स, सो ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स से जो इनकम होगी वो भी इसके अंदर आएगी। प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर से प्रॉफिट जो भी रिसीव किया जाएगा फ्रॉम अ फर्म इंगेज इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एक्टिविटी, जो कि ऐसी फर्म हो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करती हो या फिर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसा प्रॉफिट भी जो है एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट है द फॉलोइंग सम ऑफ एग्जांपल्स नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है। और इनकम फ्रॉम बी हाइविंग हो गया, ये भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। एनी डिविडेंड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पेज फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चरल इनकम इट्स आल्सो इंक्लूड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक्टिविटीज, ओके। सो सॉरी, इट्स इंक्लूड अंडर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ओके। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज जो होंगे आल्सो इंक्लूड अंडर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सो इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग आल्सो इंक्लूड अंडर दिस। Income from salt produced after the land has flooded with sea water also include this. Purchase of standing crop also include on this, and royalty income from mines also include on this. And income from butter and cheese making and receipt from TV serials शूटिंग इन फार्म हाउस, तो ये सारी किसमें आएंगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आएंगी। आगे बात करते हैं एसएससी की। एसएससी क्या होता है, मीनिंग ऑफ एसएससी जो है सेक्शन 27 में ये मेंशन किया गया, हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, क्योंकि कौन होगा इनकम टैक्स के लिए पे लायबल, तो वही एसएससी होगा। तो इसमें दे रखा था टर्म एसएससी इज इंपॉर्टेंट इन इनकम टैक्स एज इट डिफाइंस दिस पर्सन हु विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स, ठीक है, जो भी लायबल होगा इनकम टैक्स पे करने के लिए अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, जो कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के अंदर पे होगा। एसएससी मे बी एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है एसएससी हु इज लायबल टू पे टैक्सेस, जो कि क्या हो, लायबल हो टैक्स पे करने के लिए ऑन द इनकम अर्नड बाय हिम, जो कि इनकम अर्न की जाती है उसके द्वारा और पे किया जाता है टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन के बिहाफ पे टैक्स उसके तरफ से पे किया जाता है। टाइप्स ऑफ एसएससी की बात करें तो इस सेक्शन 27 में दे रखा है रेगुलर एंड नॉर्मल एसएससी होता है, दूसरा है डीम्ड एसएससी और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, और थर्ड है एसएससी इन डिफॉल्ट। अब बात करते हैं डिविडेंड की। व्हाट इज डिविडेंड? तो डिविडेंड इट्स टाइप ऑफ इनकम टैक्स होता है यू पे इफ अ कंपनी यू होल्ड शेयर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड। किसके फॉर्म में? डिविडेंड की फॉर्म में। अगर आप पे करते हो, कंपनी यू होल्ड शेयर्स, जिस कंपनी के आपने शेयर्स होल्ड किए हैं, इन डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट in the form of dividend, ठीक है। dividend can provide you with a steady stream of income, ठीक है, but depending on how much you earn, but ये किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हैं। you might have to pay tax on that income, तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा उस इनकम के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड refers to a reward cash or otherwise that a company gives to its shareholders, जो कि कंपनी किनको देती है, उनके शेयर होल्डर्स को देती है। डिविडेंड्स कैन बी इश्यूड इन वेरियस फॉर्म, ये वेरियस फॉर्म में इश्यू हो जाता है, सच एज कैश पेमेंट में होता है, स्टॉक्स और एनी अदर फॉर्म में भी हो सकता है। a company's dividend is divided by its board of directors and it required the shareholder, ठीक है, approval. However, it is not obligatory for a company to pay dividend, जो एक कंपनी क्या है, obligatory नहीं है पे करने के लिए dividend. Dividend is usually a part of the profit. Dividend क्या है, एक पार्ट है usually profit का that the company shares with its shareholder, जो कि कंपनी क्या करती है, शेयर करती है उसके shareholders के साथ। What is income? Now income क्या होता है, तो basically in case of individuals employed, salary or wages earned is considered to be the primary source of income, जो कि किसी एम्प्लॉइज के द्वारा जो सैलरी या वेजेस अर्न की जाती हैं वो क्या होती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है बेसिकली, ठीक है। इन बिजनेसेस में द रेवेन्यू रिसीव होता है फ्रॉम द कोर बिजनेस फंक्शंस आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस और एप्लीकेबल टैक्सेस इज द बिजनेस इनकम। उसमें क्या होता है, बिजनेस इनकम में जो भी रेवेन्यू अर्न किया जाता है कोर बिजनेस में और सारे एक्सपेंसेस जो भी हैं उसको पे करने के बाद जो बिजनेस जो भी इनकम होती है उसको क्या कहते हैं, बिजनेस इनकम कहते हैं। टू सम अप, इनकम इज नथिंग बट वन अर्निंग रिसीव्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। इनकम क्या है, कुछ नहीं है लेकिन
एक किसी पीरियड में जो अर्न किया जाता है, जो रिसीविंग अर्न की जाती है, तो वही क्या है, इनकम है। जनरली ऑल इनकम्स आर सब्जेक्टेड टू टैक्सेस इन इंडिया। जनरली इंडिया में क्या है, ऑल इनकम्स आर सब्जेक्टेड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम। कौन-कौन से हैं, टैक्सेबल इनकम और एक्सेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल इनकम, ठीक है। टैक्सेबल इनकम जिसमें टैक्स पड़ता है, नॉन टैक्सेबल जिसमें टैक्स नहीं पड़ता। अब बात करते हैं पर्सन की, तो ये सेक्शन 231 में दे रखा है, डेफिनिशन है अंडर टैक्स, ठीक है। इसमें क्या-क्या इंक्लूड है, पर्सन किसको बोलेंगे, किसी इंडिविजुअल को बोल सकते हैं, हिंदू अनडिविडेंड फैमिली डिवाइडेड, सॉरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होगा, ठीक है। कंपनी, किसी कंपनी को भी हम पर्सन बोल सकते हैं, फर्म को भी हम पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इसको भी हम पर्सन बोल सकते हैं। लोकल अथॉरिटी को भी हम पर्सन बोल सकते हैं। एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेस, ठीक है। 8 नंबर पे है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एन पर्सन वेदर और नॉट सच पर्सन्स आर फॉर्म्ड और एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड विद द सब्जेक्ट ऑफ ड्राइविंग प्रॉफिट और गेन और इनकम, जो भी ये सब कुछ के अंदर आएगा वो क्या होगा, एक पर्सन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस क्या होता है फॉर इनकम टैक्स पर्पस, तो ये किसमें दे रखा है, सेक्शन 215 में दे रखा है, ठीक है। तो सेक्शन 215 बोलता है कि ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस चैरिटेबल पर्पस, को ये सबसे पहले तो डिफाइन करता है फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, ठीक है। एंड इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ द पुअर एजुकेशन, किसको वो करने के लिए, जो भी पुअर एजुकेशन है, मेडिकल रिलीफ के लिए, एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए, जो भी सब्जेक्ट है वो सबके अंदर ये आता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली चैरिटेबल पर्पस कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स, ठीक है। तो देखते हैं कौन-कौन से हैं, रिलीफ टू द पुअर, ये हमने पढ़ लिए हैं, एजुकेशन मेडिकल रिलीफ के लिए, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए इंक्लूडिंग वाटर, सीड्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और प्लेसेस और सब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हॉर्टिस्टिक इंटरेस्ट एंड सेकंड नंबर पे इन्होंने दिया है एनी अदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटीज में इन्होंने 6 हेड्स दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है चैरिटेबल पर्पस के लिए आ जाएंगी, ठीक है। अ पर्पस मस्ट इन ऑर्डर टू बी चैरिटेबल बी डायरेक्टली टू अ बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी और अ सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। पर्पस क्या होगा इसका, बिल्कुल होना चाहिए चैरिटेबल होना चाहिए और डायरेक्टली टू बेनिफिट, डायरेक्टली बेनिफिट होना चाहिए ऑफ द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी को और सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वेयर द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सेटल is to benefit the members of his family and relation and only remotely and indirectly the general public, ठीक है। जो भी जनरल पब्लिक होगी, the trust is not a charitable trust, क्या होगा, चैरिटेबल नहीं होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं होगा। It has been held that a charitable purpose, ये किस तरीके से किया जाएगा, चैरिटेबल पर्पस की तरह हेल्प किया जाएगा, इंक्लूड्स अ रिलीजन पर्पस, इसमें क्या होगा, रिलीजन पर्पस भी इंक्लूड हो सकता है। Thus the word trust for charitable purpose would include even trust for advancement of religion, ठीक है। The definition of the charitable purpose was enlarged by the Finance Act 2011 by the addition of the following object in its ambit, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर, सीड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला बात करते हैं असेसमेंट ईयर की, तो व्हाट इज असेसमेंट ईयर, सेक्शन 29 सबसे पहले ये डिफाइंड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। असेसमेंट ईयर जो होता है मींस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, हर साल में कब आता है, ये फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को आता है। इन इंडिया द गवर्नमेंट मेंटेन इट्स अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो इंडिया में क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट मेंटेन करती है अपने अकाउंट्स को फॉर अ पीरियड 12 मंथ के लिए, फॉर 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। एज सच इट इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर, तो ये क्या किस लिए जाना जाता है, फाइनेंशियल ईयर के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आल्सो सेलेक्टेड सेम ईयर फॉर इट्स असेसमेंट प्रोड्यूस, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी में भी सेम ईयर जो है उन्होंने सेलेक्ट किए हैं असेसमेंट प्रोड्यूस के लिए। द असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ गवर्नमेंट, असेसमेंट ईयर जो होता है फाइनेंशियल ईयर होता है गवर्नमेंट के लिए, ऑफ ड्यूरिंग ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच इनकम ऑफ अ person relating to the relevant previous year is assessed to tax. Every person who is liable to pay tax under this act files a return of income by prescribed dates, जो भी हर एक व्यक्ति है जो कि liable है तो इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है, जो क्या करेगा, फाइल रिटर्न ऑफ इनकम बाय प्रिस्क्राइब्ड डेट के अकॉर्डिंग वो करेगा, ठीक है। इनकम टैक्स के लिए फाइल रिटर्न करेगा। दीज रिटर्न आर प्रोसेस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स, तो ये रिटर्न्स जो हैं प्रोसेस किए जाएंगे किसके द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। दिस प्रोसेसिंग इज कॉल्ड असेसमेंट, तो यही प्रोसेसिंग क्या होती है, असेसमेंट कहलाती है। असेसमेंट ईयर एंड असेसमेंट क्या होता है, आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अंडर दिस इनकम रिटर्न बाय द एसएससी इज चेक्ड अंडर वेरीफाइड, तो अंडर दिस इनकम, इस इनकम के अंदर जो भी रिटर्न होगा बाय एसएससी इज चेक्ड एंड वेरीफाइड होगा। टैक्स इज कैलकुलेटेड एंड compared with the amount paid and assessment under is issued, जो टैक्स है कैलकुलेटेड एंड कंपेयर किया जाएगा विद द अमाउंट पेड एंड असेसमेंट ऑर्डर इज इश्यूड, ठीक है। द ईयर इन विच होल ऑफ दिस पर्पस इज अंडरटेकन इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, तो ये क्या है, असेसमेंट ईयर कहलाएगा। बेसिकली बात करते हैं अब प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर तो बेसिकली मैंने बता दिया है, फिर भी इनकी डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। मीनिंग क्या होता है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है इन विच द एसएससी अर्न इनकम, जिसमें एसएससी क्या करता है, इनकम अर्न करता है। इसी में अगर असेसमेंट ईयर की बात करें तो असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर, ये क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है इन विच द इनकम ऑफ द एसएससी अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के दौरान एसएससी ने जो भी अर्न किया है इज इवैल्यूएटेड एंड टैक्स्ड, वो क्या होगा, इवैल्यूएट होगा और टैक्स्ड होगा, ठीक है। व्हाट इज इट, क्या है ये प्रीवियस ईयर जो है द ईयर टू विच इनकम बिलोंग्स, जिस ईयर से वो इनकम बिलोंग कर रही है, दिस इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, और द ईयर इन विच इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर अराइजेस, और ये क्या बोल रहे हैं कि वह ईयर जो कि इनकम टैक्स लायबिलिटी के लिए क्या है, प्रीवियस ईयर से अराइजेस है, ठीक है। ये असेसमेंट ईयर है। टर्म की बात करें तो इट टर्म इज 12 मंथ और लेस
प्रीवियस ईयर में टर्म जो है 12 मंथ और उससे कम हो सकता है, एंड असेसमेंट ईयर में 8 टर्म्स इज 12 मंथ लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ 12 मंथ का होगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं इनकम विच डज नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ऐसा इनकम जो कि पार्ट नहीं है टोटल इनकम का, ठीक है। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट वन कांट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम एंड टैक्सेशन। The more one earn, the more would be the tax liability, but not many people are aware that this is not completely true, and there exist certain types of income for which your income tax liability is zero, ठीक है। अगला ही बात है, such incomes are not added to your total taxable income for that assessment year and thereby remain tax free, section 10 of the Indian Income Tax Act of 1961। तो कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो कि इंक्लूड नहीं होंगी किसमें, टोटल इनकम में। एग्रीकल्चर इनकम हो गया, रिसिप्ट फ्रॉम हिंदू यूनिवर्सिटी फैमिली हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग बैंक हो गया, शेयरिंग फ्रॉम अ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, अलाउंस फॉर फॉरेन सर्विसेज हो गया, इनकम फ्रॉम ग्रेट्युटी हो गया, अमाउंट रिसीव्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स हो गया, ये सब इंक्लूड इसमें नहीं होंगे। सो वेयर आई टेकन द ऑल मैटर्स, दिस इज द रेफरेंस, ठीक है। Basically I google it and I noted down all the topics, collect all the matters. So this is the first unit here completed. Thank you for watching.